मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रणेशा आईएएस में। चलिए आज गुप्त काल के संपूर्ण अध्ययन को हम लोग करते हैं। गुप्त काल का अध्ययन जो आप करेंगे उसी तरीके से करेंगे, बाकी जिस तरीके से अन्य राजवंशों का डायनेस्टीज का अध्ययन भारतीय इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि स्रोत को अध्ययन कर लिया जाएगा, इसके राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। ठीक है, इसी आज के जब क्लास आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा गुप्त काल के किसी भी प्रश्न में। तो यहाँ पर जो इस क्लास को मैं शुरू करना चाहूँगा, यहाँ का जो मूल बिंदु है, ठीक है, ये पूरे गुप्त काल का रोमिला थापर के वाक्यांश से यह पता चल जाता है। उन्होंने कहा था कि जो व्यापारिक उन्नति का काल पिछले कई सदियों से चला आ रहा था, पिछले कई राजवंशों से चला आ रहा था, उसका चरम था गुप्त काल। लेकिन पतन भी इसी काल में शुरू हुआ। यह भी कहा जाता है कि यह हिंदू धर्म का स्वर्ण युग था, साहित्य, विज्ञान, कला के लिए भी स्वर्ण युग था। अगर गुप्त काल के मूल बिंदु की बात की जाए तो रोमिला थापर के स्टेटमेंट से आप इसे समझ सकते हैं। रोमिला थापर ने कहा था गुप्त काल उन सभी परिस्थितियों का चरम था जो पिछले कई सदियों से अलग अलग राजवंशों से शुरू हुए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, कलात्मक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आपका सांस्कृतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में गुप्त काल में चरम स्थिति पहुंच चुका था, जो तेजी से विकास हो रहा था। भारत एक समृद्ध देश बन रहा था, लेकिन चरम के बाद होता क्या है? पतन होता है। जिस ढंग से आप एक पत्थर फेंकते हैं वो अपने चरम पर जाता है, फिर वो नीचे आता है, उसी तरीके से यह तो समाज का और ये वर्तमान का भी नियम है, एक बार चरम जाता है फिर डाउन होता है। ठीक है, एक छोटा सा रूल है, आर्थिक मंदी या फिर तेजी, वो भी देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो यहीं पर जो है चरम से डाउन भी होना शुरू हुआ। तो यहाँ जो हम लोग मुख्य रूप से स्टडी करेंगे कि गुप्त काल के संदर्भ में स्रोत क्या था, इसके राजनीतिक स्थिति क्या थे, सामाजिक स्थिति क्या थे, या फिर साहित्य, कला, धर्म इत्यादि के सिचुएशंस क्या थे, और आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। यहाँ इस क्लास को आप कर लेंगे, उसके बाद निश्चित रूप से गुप्त काल से कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं छूटेंगे आपके, निश्चिंत रहें। तो यहाँ पर अगर स्रोत की बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत में ऐसे तो मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया है, लेकिन 3 पर मैं विशेष रूप से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ, लोहा का है, जो जंग नहीं लगा है आज तक। ठीक है, उसके बाद स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ये 3 अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में जो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे, धार्मिक गैर धार्मिक दोनों होते थे। यात्रियों के वृत्तांत भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर साहित्यों में देखा जाए तो कालिदास का जो है बहुत सारी रचनाएं, उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं गुप्त काल में। उन्होंने नाटक लिखा, पुस्तक लिखा, उस पर थोड़ी देर के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा स्मृतियाँ, ठीक है, स्मृतियाँ धर्मसूत्र की तरह थे, जो उस काल में नियम कानून किस तरीके से हो, सामाजिक नियम के साथ साथ राजनीतिक नियम, किसी अपराध पर क्या दंड दिया जाए, चारों वर्ण के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हों, तो इन सब स्मृतिकारों के द्वारा अलग अलग स्मृति लिख करके इसके बारे में वर्णन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नारद थे, बृहस्पति थे, पराशर थे, कात्यायन थे, विष्णु थे, है ना। ये आते रहेंगे आपको उदाहरण, इनके द्वारा जो भी लिखा गया है अलग अलग सेक्शन में। आपको भी इनका जो भी स्मृति है, किसी भी सेक्शन में जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो इनके स्टेटमेंट को, इन्होंने क्या कहा था, उसको इंक्लूड करते हुए लिखिएगा, मार्क्स जो है अच्छा आएगा। इसके अलावा जो आपके अन्य में आप आ सकते हैं कि वो जो यात्री लोग आए थे, एक यात्री जो स्पेशली इसी काल में आए थे फाहियान, और बाद में जो इत्सिंग और ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आए थे, उनके द्वारा भी गुप्त काल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी जाती है। और विशाखादत्त का देवी चंद्रगुप्तम भी एक इम्पोर्टेंट है, और शूद्रक का मृच्छकटिकम। इसके अलावा अगर इनके उत्पत्ति की बात किया जाए तो कई विद्वान कहते हैं कि क्षत्रिय थे, जैसे गौरीशंकर ओझा हैं या फिर जायसवाल हैं, उनका कहना है कि इन लोग जो थे जाट थे, पंजाबी जाट थे। डॉक्टर हरिराय चौधरी का कहना है कि इन लोग ब्राह्मण थे। हालांकि बहुत सारे जो हैं मत विभेद हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब आते हैं हम लोग राजनीतिक स्थिति पर गुप्त काल का। तो गुप्त काल के राजनीतिक स्थिति में राजाओं की अगर बात की जाए
तो इसे आप 3 स्पष्ट वर्ग में बांट सकते हैं। पहले वर्ग में आप रखेंगे श्रीगुप्त और घटोत्कच को। 280 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी, 280 से 320, है ना। लेकिन श्रीगुप्त और घटोत्कच जो पहले वर्ग के अगर शासक की बात करें, इन लोगों ने महाराज की उपाधि ली थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि नहीं लेना यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं से इनका साम्राज्य छोटा था। लेकिन संस्थापक आएगा तो श्रीगुप्त ही लिखना है, लेकिन वास्तविक संस्थापक आता है तो श्रीगुप्त नहीं होगा। इसके लिए चंद्रगुप्त प्रथम होगा, क्योंकि उसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। उत्तर काल में आप देखते हैं कि राजनीतिक विघटन का दौर था। बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य बन गए थे, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक एकीकरण का दौर था। खास करके उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों को गुप्तों के द्वारा जीत लिया गया था। और जहाँ तक आपका चंद्रगुप्त प्रथम का बात है, तो इसके द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। पहले एक जो है आपका कनिष्क के द्वारा जैसे शक संवत चला था, इसने गुप्त संवत 319-20 में चलाया था। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो इनकी जानकारी जो है विशेष रूप से प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। एक और ये समुद्रगुप्त जो है एक और बहुत ही महान योद्धा थे, तो दूसरी ओर कला के भी प्रेमी थे। समुद्रगुप्त को यही कारण है कि वीणा वादक भी कहा जाता है और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अश्वमेध किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। अब विदेशी शासकों के से भी इसके अच्छे संबंध थे समुद्रगुप्त के को जो आपका साउथ का श्रीलंका है, वहाँ का मेघवर्मन ने आग्रह किया था कि बोधगया में वह एक मठ बनाना चाहता है। इसका अगर विजय को देखा जाए, समुद्रगुप्त के विजय को, तो ये 5 चरण में हुआ था। ओके, 5 चरण में पहला चरण जो था आपका, ये पूरा नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र को उसने जीत लिया था। अयोध्या, अर्जुनायन वगैरह सब गणतंत्र थे जहाँ पर राजा चुने जाते थे, ठीक है, वंशानुगत नहीं होते थे। सेकेंड राउंड में इसने क्या किया, नेपाल, बंगाल या फिर असम, कामरूप जिसको बोलते थे, उसको जीत लिया। थर्ड राउंड का प्लान वे में किया गया, यानी कि साउथ उसको जाना था, इसलिए मिडिल वाले क्षेत्र को जीता। क्लियर, साउथ का अभियान उसके मन में प्लानिंग होगा, इसलिए उसने क्या किया, मिडिल वाले क्षेत्र को, इसको वकाटक क्षेत्र बोलते थे, जिसको चेतावनी भी अशोक अपने शिलालेखों के माध्यम से देता था वकाटकों को। यहाँ से फिर क्या किया, साउथ के 12 राज्यों को हराया। यहाँ पे देखिए, ये P फॉर पटना, N फॉर नालंदा, R फॉर राजगीर है, ठीक है। पटना से वो निकला सीधे महेंद्रगिरी आया। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, ओके। फिर बेंगी आया, फिर कांचीपुरम, यहाँ विष्णु गोप को हराया। बाकी हर जगह कोई ना कोई राजा था, सारे का नाम को याद नहीं करना है, मुख्य परीक्षा में कुछ और थोड़ा विस्तार से होगा। उसके बाद इधर लौटते समय नासिक, अजंता, एंडरवाल होता हुआ, काशी होता हुआ, फिर पाटलिपुत्र लौट गया। चंद्रगुप्त ने जब साउथ इंडिया जीता तो ये चौथा चरण उसका पूर्ण हुआ। 5वां चरण में वो क्या करता है कि पूरा इलाका तो लगभग जीत ही चुका था, कुछ विदेशी प्रभाव बचा हुआ था। यहाँ पर शक लोग थे थोड़ा बहुत कुछ क्षेत्रों में, और यहाँ पर थे कुषाण शक, यहाँ केदार वंश के रूप में जाना जाता था कुषाण, ठीक है। तो उन लोगों को पराजित कर दिया, कुषाण और शक को। बाकी डिटेल जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने पूरे भारत को लगभग जीत लिया था। जिस तरीके से पूरे यूरोप को नेपोलियन के द्वारा जीत लिया गया था, पद दलित किया गया था पूरे यूरोप को। लेकिन इसने बुद्धिमानी दिखाते हुए साउथ इंडिया पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया। जो भी उसे उपहार प्राप्त करना था, लूटपाट होना था, हो गया, लेकिन कभी भी डायरेक्ट कंट्रोल में साउथ इंडिया को नहीं लाया, क्योंकि शायद वो राजनीतिक रूप से दूरदर्शी था और वो समझता था कि मगध के माध्यम से या नॉर्थ इंडिया के किसी भी पॉइंट्स के माध्यम से पूरे साउथ इंडिया पर नियंत्रण करना पॉसिबल नहीं है। आप जब मध्यकालीन भारत इन करेंगे तो आप दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का एग्जाम्पल देखेंगे, या फिर मुग़लों में औरंगजेब का एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों कोई आपका दुर्बल शासक थे, काफ़ी मजबूत शासक थे, जनता में भी लगभग लोकप्रिय थे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। उनकी मजबूत पकड़ थी अपनी सत्ता पर। लेकिन जो साउथ इंडिया का उनका जो है लालच ले डूबा। जब भी वो साउथ इंडिया की ओर आए तो एक और दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया, और औरंगजेब साउथ इंडिया पर लालच दिखाने गया तो मुग़लों का पतन शुरू हो गया। इससे बच चुका था, ठीक है, समुद्रगुप्त। इसलिए उसके बाद ऐसा नहीं कि समुद्रगुप्त के बाद पतन शुरू हुआ, अभी तो उन्नति होना था चंद्रगुप्त सेकंड के
कार्यकाल में चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो भी जानकारी मिलती है तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो मिलता है आपका दिल्ली, यानी कि इंद्रप्रस्थ उस समय कहा जाता था, दिल्ली के मेहरौली चंद्र लौह स्तंभ से। उसी में ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ इसने जीता था। जिस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कुमार देवी से विवाह कर वैवाहिक माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत किया गया था, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने भी वकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से अपनी पुत्री का विवाह करवाया। ठीक है, और साथ ही जो शक का यहाँ पर प्रभाव था थोड़ा बहुत, तो वहाँ रुद्रसिंह तृतीय नाम का एक शासक था, उसको पराजित कर दिया। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, रुद्रसेन से विवाह कराया अपना बेटे का रुद्रसेन सेकंड से, और रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया, वो शक शासक था। क्लियर। इसके काल में फाहियान का प्रवेश हुआ था। 380 से 412 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। समुद्रगुप्त का 335 से 380 था। फाहियान जो आया वो लंबे समय तक रहा और उसने काफ़ी कुछ विवरण दिया भारत के बारे में, और वो एक अच्छा स्रोत बन गया। फाहियान जो आया चाइना से आया, खोतान, गंधार, पेशावर, जिसको पुरुषपुर बोलते थे उस समय, है ना, शक, उसके बाद दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, यहाँ मथुरा, के फॉर कानकुब्ज, एस फॉर श्रावस्ती, वैशाली, पटना, नालंदा, राजगीर, ताम्रलिप्ति। ठीक है, 2 बंदरगाह था, एक ताम्रलिप्ति, यहाँ पर भ्रौंच। ताम्रलिप्ति से जो आपका साउथ हो निकला श्रीलंका चला गया, श्रीलंका से साउथ ईस्ट एशिया होते हुए अपना देश चाइना चला गया। चंद्रगुप्त के बारे में इतना ही जानिए। इसके बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम बैठा। कुमारगुप्त का अगर बात करते हैं हम लोग, तो कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त बाद में जो आया कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय, 3 ठो आपका कुमारगुप्त के नाम से शासक हुआ गुप्त काल में, इसीलिए इसे प्रथम कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम सत्ता में बैठा तो उसे पुष्पभूतियों का बाहरी आक्रमण सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त दबाने गया, जब वो आया तो देखा उसके पिता कुमारगुप्त प्रथम जो है मृत पड़े हुए हैं। इस प्रकार कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। उसके काल में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने हुणों का आक्रमण का प्रतिरोध किया और उससे सफलतापूर्वक पराजित किया। स्कंदगुप्त की मृत्यु जो हुई 467 ईस्वी में हो गई। उसके बाद स्थिति बहुत खराब रहा। कुमारगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त तृतीय, नरसिंहवर्मन, पुरगुप्त, बुधगुप्त इत्यादि शासक बने। अंतिम शासक जो था वह विष्णुगुप्त था। इसके बाद ऐसा नहीं कि गुप्त शासक नहीं हुए, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर था, सीमित क्षेत्र में थे, इसलिए उनकी चर्चा करना बेकार है। इसलिए अंतिम शासक आप विष्णुगुप्त को मान सकते हैं। अगर गुप्तों के प्रशासन की बात की जाए तो आप मौर्य प्रशासन जो आप देखे थे उसी का एक अगला चरण के रूप में आप इसे देख सकते हैं, या फिर मौर्योत्तर काल के भी शासकों का प्रभाव इसके प्रशासन पर स्पष्ट रूप से दिखता है। अलग अलग विभाग और मंत्रालय का गठन हो चुका था, बहुत स्पष्ट नहीं था लेकिन फिर भी हो चुका था। जैसे विदेश मंत्री का पद जो है संधि विग्राहक कहा जाता था। इसी तरह से आंतरिक जो हरम के प्रमुख थी, जहाँ महिलाएं रहती थी, वहाँ उसका जो है प्रतिहार था। पूरे इलाका, पूरे राजमहल का जो हेड था सुरक्षा का, वो महाप्रतिहार कहलाता था। उसके अलावा विनय स्थिति स्थापक नामक एक पोस्ट का विवरण आता है, वह जो आपका नैतिक आचरण से संबंधित था जनता के। उसी तरीके से रखभंडारिक था, भंडार के लिए था, महापीलपति था, हस्ती सेना का हेड था, महाश्वपति घोड़ा सेना का हेड था। तो ये था आपका केंद्रीय स्तर पर था। राजा बहुत पावरफुल होता था, उसके सहयोग के लिए बहुत सारे मंत्री होते थे, बाध्य नहीं था, जिस तरीके से आपके केंद्र मौर्यों में देखे थे। उसके अलावा प्रांत साम्राज्य जो था कई प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के हेड उपारिक होते थे, और भुक्ति जो प्रांत होता था वो कई जिलों में बटा हुआ था आज की तरह। तो उस समय जिला को डिस्ट्रिक्ट नहीं बोला जाता था, विषय बोला जाता था, और उसके हेड को जो आपका विषयपति बोलते थे। और जो मौर्यों में क्या कहा जाता था, मौर्यों में राजुक कहा जाता था जिलाधिकारी को। अभी क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे कहा जाता है। उस समय क्या कहा जाता था, विषयपति। उसके बाद ग्राम और विषय के बीच में एक और प्रशासनिक इकाई का गठन यहाँ किया गया था, वो था पेट। ये ग्राम समूह होता था, और उसके बाद ग्राम आए। उसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर भी बहुत सारे व्यवस्था थे, कुटुंबी, नष्टकुलापाधिकारी वगैरह होते थे अधिकारी।
और नगरों की भी प्रशासन व्यवस्था थी। नगरों को पुर कहा जाता था, इसलिए वहाँ पर पुरपति होते थे। जैसे गिरनार नगर का पुरपति पर्ण दत्त था, ठीक है। और पूरे सौराष्ट्र का अगर बात करें इस प्रांत का, ठीक है, तो पूरे सौराष्ट्र का जो हेड था, उपारिक था, भुक्ति अगर बोला जाए सौराष्ट्र को, तो पर्णदत्त का ही पिता था चक्रपालित। न्याय व्यवस्था के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा जानकारी गुप्तों के न्याय व्यवस्था के बारे में ग्रंथों से नहीं मिलती है, साहित्यिक स्रोतों से, लेकिन नारद और बृहस्पति स्मृति में कुछ कुछ जानकारी मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में फौजदारी और दीवानी कानूनों को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था, पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया था। ऐसे तो मौर्यों में भी थे दीवानी और फौजदारी न्यायालय। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में तो यहाँ पर दंड जो था मृत्यु दंड का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन आर्थिक दंड यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। चलिए अब आते हैं गुप्तकालीन समाज पर। कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था, जैसा मौर्य मरणोत्तर में मैंने बताया लगभग वही था। पहले तो समाज में हम लोग स्टडी कर लेंगे कि कौन कौन से वर्ण थे, उसके बाद स्पेशली शूद्रों और महिलाओं की स्थिति को स्टडी किया जाता है। यही समाज का स्टडी होता है भारतीय इतिहास में, आगे भी यही चलता रहेगा, ठीक है। तो 4 वर्ण थे। 4 वर्ण में आपका नॉर्मल सा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपना प्रभुत्व जमा रखा था। ब्राह्मणों में यहाँ पर 4 पार्ट दिखते हैं, ठीक है, जो वेदों के आधार पर बटे हुए थे, यानी कि ऋग्वैदिक ब्राह्मण, अर्थवैदिक ब्राह्मण, या फिर आपका यजुर्वेदिक और सामवेदी। हालांकि ऋग्वैदिक ब्राह्मण का बहुत ज़्यादा साक्ष्य इस काल में नहीं मिला है। ब्राह्मणों के बाद जो स्थान आता है वो क्षत्रियों का था। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिसमें मनुस्मृति प्रमुख है, कि क्षत्रिय ब्राह्मण के पुत्र के समान होते हैं, यानी कि 10 वर्षीय ब्राह्मण भी 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रियों के ऊपर श्रेष्ठता स्थापित करने की प्रयास की गई थी। लेकिन कई आपके उद्धरणों से, कई स्रोतों से यह भी पता चलता है क्षत्रिय और ब्राह्मण कहीं ना कहीं भयभीत रहते थे। मैंने बताया था कि मरणोत्तर काल में भी वैश्य और शूद्र मिलकर विद्रोह न कर दें, इसलिए एक भय का वातावरण बना और दोनों ने आपसी में गठबंधन कर लिया था, क्षत्रिय ब्राह्मण ने। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। एक दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, वो अलग मैटर था, लेकिन अंततः दोनों में एक अच्छा सा बॉन्ड था, गठबंधन था, ताकि वैश्य और शूद्र जो करदाता वर्ग थे, चाहे व्यापार हो, कृषि हो, सेवा वर्ग हो, ठीक है, तो उनका जो है हस्तक्षेप राजनीति में नहीं बढ़े, ठीक है। इसके लिए उन लोगों में आपसी रिलेशन अच्छा रखना जरूरी था। वैश्य की जहाँ तक बात है तो व्यापार कार्य में वो जुड़े हुए थे, श्रेणियाँ अपने अस्तित्व में थी ही, ठीक है। एक अध्यक्ष होता था, कुछ सदस्य होते थे। श्रेणियों के बारे में मैंने मरणोत्तर काल में आपको बताया ही था। तो श्रेणियाँ इस काल में वैश्यों की अस्तित्व में रही, और कारण मैंने बताया था कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों के द्वारा जो कभी कभी हस्तक्षेप कर दिया जाता था व्यापार कार्य में, तो उससे भयभीत होकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए श्रेणियों का निर्माण कर लिए थे। कृषि से दूर हट रहे वैश्य व्यापार तो करते थे, लेकिन कुछ प्रतिबंधों की बात की गई है, जैसे चमड़ा, लोहा, मध्य, तिल इत्यादि का व्यापार इनके लिए प्रतिबंधित था, ये नहीं कर सकते थे। शूद्रों की स्थिति ऐसी नहीं कि बहुत खराब थी और बहुत अच्छी, दोनों में आप बीच में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कृषि कार्य छोड़ दिए थे वैश्य लोग, उनको कृषि को इन्होंने अपना लिया था शूद्रों ने। पहला चीज़ इनका प्लस पॉइंट था। दूसरा प्लस पॉइंट था कि इन्हें पंच महायज्ञ, जो हिंदुओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पंच महायज्ञ करने की अनुमति थी, लेकिन शर्त था कि ये ओंग बोलकर नहीं करेंगे बल्कि नमः बोलकर करेंगे। इसके अलावा रामायण, महाभारत, पुराण या फिर दर्शन जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन इत्यादि का भी पठन पाठन शूद्र कर सकते थे। इस प्रकार आपने चारों वर्णों के बारे में जाना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे बृहस्पति कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए 5 कमरे होना चाहिए घर में, या क्षत्रियों के लिए 4 कमरे, वैश्यों के लिए 3 कमरे, शूद्रों के लिए 2 कमरे। इसके अलावा साक्ष्य के बारे में और साक्ष्य के बारे में भी कुछ कहा गया। अगर कोई झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसका जांच करना हो तो ब्राह्मणों का जांच जो होगा तुला से होगा, क्षत्रियों का अग्नि से होगा, वैश्य का जल से होगा और शूद्रों का विष से होगा, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ब्राह्मण को तौला जाएगा। अगर उनका वेट बढ़ गया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं से झूठ बोला है, पाप किया है, ठीक है। क्षत्रियों को क्या किया जाएगा, अग्नि से पार कराया जाएगा, और वैश्यों को जल में डुबो के देखा जाएगा कि वो जिंदा बचते हैं कि मरते हैं।
और शूद्रों को विष पिला करके देखा जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सारी परीक्षाएं जो हैं ब्राह्मण किसी भी वर्ण से कराई जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विष वाली परीक्षा ब्राह्मणों से नहीं कराई जा सकती है। हालांकि नियम कानून तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका आम प्रचलन था ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे कोई भी एग्जाम्पल विशेष नहीं मिले हैं। साक्षी के बारे में कहा गया है, गवाहों के बारे में, कि वेद के ज्ञाता होने चाहिए। कई स्मृतिकारों का कहना है कि समान वर्ण के होने चाहिए, तो कई स्मृतिकारों का कहना है कि नहीं, शुद्ध विचार वाले किसी भी वर्ण के व्यक्ति किसी भी वर्ण के विरुद्ध जो है गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपराध किया जाता था तो इस पर भी वर्ण के अनुसार दंड की व्यवस्था थी। अगर उच्च वर्ण था, कोई भी हत्या का अपराध के लिए स्पेशली उच्च वर्ण था तो ज़्यादा दंड दिया जाता था, निम्न वर्ण वालों को कम दंड दिया जाता था, जिससे हत्या अगर कर दिया गया तो इसके लिए विष्णु नाम के एक स्मृतिकार ने बताया है कि हत्या के लिए 12 वर्षों का महाव्रत ब्राह्मणों को करना पड़ता था और 9 वर्ष का महाव्रत क्षत्रियों को करना पड़ता था और 3 वर्ष का महाव्रत वैश्यों को, और ऐसे महाव्रत की व्यवस्था शूद्रों के लिए नहीं थी। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं समाज, गुप्त काल के समाज के अन्य पहलुओं पर हैं। लेकिन इसी काल में कई नई जातियों का अस्तित्व में आया। ये गुप्त काल का एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें जो जातियां थीं, एक दास जाति, दूसरा अछूत जाति, ठीक है, तीसरा कायस्थ और चौथा महतर। महतर जो होता था महत्तम वर्ग से आता है, ठीक है, यानी कि ये मुखिया होते थे गांव के, ग्रामीण जो क्षेत्र का प्रशासन मैंने अभी जस्ट बताया ग्राम क्षेत्र, वहाँ पर महतर भी होता था मुखिया के रूप में। धीरे धीरे ये पृथक जाति के रूप में इनका अस्तित्व हुआ। दूसरा जो आपका आता है कायस्थ। कायस्थ में उन वर्गों को शामिल किया गया जो कहीं ना कहीं से लेखा जोखा से जुड़े हुए थे, उन सारे समूहों को कायस्थ में शामिल कर दिया गया। कायस्थों की चर्चा की अगर बात की जाए तो अक्सर प्रश्न आ जाया करता है। कायस्थों की पहली बार, कायस्थ शब्द की पहली बार जो चर्चा हुई याज्ञवल्क्य की स्मृति में हुई, और जाति के रूप में पहली बार चर्चा हुई है ओषणम स्मृति में। ये कायस्थ हो गए, महतर हो गए। इसके अलावा जो अछूत जाति है, जैसे डोम और चमार वर्ड भी आया है, लेकिन उन्हें शूद्रों में रखा जाता था, अछूत में नहीं रखा जाता था। लेकिन चांडाल जो एक वर्ग होता था उसे अछूत में रखा गया, ठीक है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इनकी दृष्टि मात्र पड़ने से भी क्या होता है कि आदमी जो है अपवित्र हो जाता है, और ये जो चांडाल वगैरह रहते थे या जिन्हें भी घोषित कर दिया गया था अछूत, वो बस्ती से ग्राम शहर जो भी हो दक्षिण दिशा में बहुत दूर रहा करते थे, ठीक है। ये शूद्रों के साथ अप्लाई नहीं होता है, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अछूतों के साथ अप्लाई होता है। दास वर्ग की भी चर्चा आई है। नारद स्मृति में नारद ने कहा है कुल 15 प्रकार के दासों की जो है जानकारी उन्होंने दी है। क्लियर? तो दास हो गए, शूद्र हो गए, अछूत हो गए। अब हम लोग आते हैं सीधे महिलाओं की स्थिति पर, स्त्रियों की स्थिति पर। जिस ढंग से शूद्रों पर कई अयोग्यताएं लाद दी जाती थीं समय समय पर, कभी बहुत सारी उन्मुक्तियां भी प्रदान कर दी गई, कभी अयोग्यताएं लाद दी गई। उनसे भी खराब सिचुएशन शायद महिलाओं का था। महिलाएं चाहे किसी भी वर्ण की हों, उससे फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। महिलाओं को शुरू से कहीं ना कहीं असमानता और भेदभाव का सामना करना ही पड़ा है, ठीक है। शायद शूद्रों से भी स्थिति खराब थी। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं गुप्त काल में, ठीक है। यहाँ बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका था। 12 से 13 वर्ष में विवाह करा दिया जाता था। संपत्ति में अधिकार नहीं था। विधवा विवाह का अधिकार के बारे में थोड़ा सा वाद विवाद है स्मृतिकारों के बीच में। जैसे पराशर और नारद कहते हैं कि ठीक है शादी कर सकती हैं आपकी जो है विधवा महिलाएं, लेकिन उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। लेकिन बृहस्पति और मनु कहते हैं, ठीक है, कि शादी विधवा महिलाएं नहीं कर सकती हैं और जिस घर में वो हैं वहाँ पर संपत्ति में उनका अधिकार होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर नारद और बृहस्पति को प्रतिनिधि माना जाए इन दोनों विचारों का, तो नारद कहते हैं विधवा महिलाएं शादी नहीं कर सकती हैं। तो अगर शादी नहीं कर सकती हैं तो संपत्ति में अधिकार होगा, जीवन यापन के लिए चाहिए ना कुछ, पति तो चले ही गए हैं। तो दूसरी ओर बृहस्पति कहते हैं शादी कर सकती हैं लेकिन संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब फिर जिसके साथ विवाह होगा वहाँ पर संपत्ति में अधिकार मिल गया, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट आपका था, ठीक है, इन स्मृतिकारों का। तो ये विवाह से रिलेटेड हो गया। अगला जो हम लोग का महत्वपूर्ण सेक्शन है महिलाओं के संदर्भ में,
ये सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा का अस्पष्ट साक्ष्य जो है उत्तर वैदिक काल में हमने बताया था या ऋग्वैदिक काल में कि जब सती होने जाती है महिला तो लोग उससे मना करते हैं तो मान जाते हैं। इट मीन्स प्रचलन में नहीं था, लेकिन यहाँ आम प्रचलन में आ गया था। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर एक सैनिक गोपराज की जब मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई। पहला उदाहरण, स्पष्ट रूप से उदाहरण पूरे भारतीय इतिहास का गोपराज की पत्नी का मिलता है, ठीक है। अब आते हैं देवदासी प्रथा। देवदासी जो होती थी मंदिरों के लिए अर्पित की गई कुमारी कन्याएं होती थीं, तो वहाँ पर डांस गाना वगैरह, नृत्य गायन वगैरह करके देवताओं को प्रसन्न रखना उनका काम है। तो देवदासी प्रथा का ऐसे तो अशोक की मृत्यु के बाद रामगढ़ अभिलेख जो बनारस के पास है वहीं से देवदासी प्रथा का जिक्र हो जाता है, लेकिन आम प्रचलन में अभी तक अच्छी तरह से नहीं आया था। लेकिन गुप्त काल में आम प्रचलन में यह आ चुका था। कालिदास इसकी चर्चा करते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर जो शिव मंदिर है वहाँ पर देवदासी प्रथा अत्यधिक प्रबल थी। इसके बाद साउथ इंडिया में यह तीव्रता से फैला। हालांकि कई बार देखा गया है कि इनके साथ इनके शोषण भी किए गए, ठीक है, मंदिर के कर्मचारी अधिकारियों ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा आम प्रचलन में भारत में अगर बात किया जाए, आम प्रचलन मीन्स होता है हर वर्ग की महिलाएं। तो निश्चित रूप से भारत में तुर्की आक्रमण के बाद यहाँ पर आया। तुर्की आक्रमण का प्रभाव भी बता सकते हैं इससे, या तुर्की आक्रमण के कारण जो बाहरी लोग आए थे उनसे अपने महिलाओं को बचाने के प्रति जो चिंता है वो भी पर्दा प्रथा के रूप में आप उस समय देख सकते हैं। लेकिन इस काल में संभ्रांत वर्ग की महिलाएं, उच्च वर्ग की महिलाओं में ही पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इसे अपगुंठन कहा गया था पर्दा को कालिदास के द्वारा, जो उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम में इस वर्ड को यूज किया था, ठीक है। इसके अलावा आता है वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति जो था आम प्रचलन में था, जैसे मौर्य काल में रूपा जीवाह कहा गया था, बताया था मैंने, तो यहाँ पर भी आपका प्रचलन में था, अभी भी प्रचलन में है। तो वैश्यावृत्ति के संदर्भ में भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। विदिशा के वैश्याओं के बारे में खुद कालिदास जानकारी देते हैं। मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त का है उसमें बताया गया है कि वैश्याएँ जो हैं उत्सवों के अवसर पर सड़कों पर आ जाती थी। वात्सायन के काम सूत्र हैं उसमें बताया गया है कि वैश्याओं का भी प्रशिक्षण जो है बहुत जरूरी है। तो ये था महिलाओं की स्थिति। अब चलिए, ये हुआ आपका सामाजिक स्थिति जिसमें आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा और महिला और शूद्र के बारे में विशेष रूप से आपने स्टडी किया, दास के बारे में, अछूत के बारे में, नई जातियों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं गुप्त काल की धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति जब भी आप गुप्त काल का पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो धर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। हिंदू धर्म का स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त काल को, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भागवत धर्म या वैष्णव धर्म ये तो आपका एक सबसे प्रमुखता बनाने में सफल रहा। दूसरे स्थान पर था शैव धर्म, ठीक है। शक्ति पूजा जो था, जो बंगाल असम में आपका प्रचलित था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा जिस तरीके से भागवत धर्म प्रभावी हो चुका था। बौद्ध जैन अपने अस्तित्व में रहे जैसे आपका रहना था उनको, ऐसा नहीं कि कोई दमन किया गया उन पर, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और अगर भागवत धर्म की बात की जाए तो भागवत धर्म में जो अलग अलग देवताओं के रूप में पूजन होता था, कृष्ण के अलग अलग नाम थे, वासुदेव, कृष्ण, केशव, गोपाल, ठीक है, नारायण, सारा का एकीकरण जो है इस काल में हो गया। सभी को भागवत धर्म के एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम के रूप में जाना जाने लगा। दर्शन की अगर बात की जाए तो यह भागवत गीता से मिलता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मा भगवान जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से, ठीक है, उन्होंने ही सूर्य को यह शिक्षा दी थी कि भागवत धर्म क्या है, और सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु दिया था, इक्ष्वाकु ने ही पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जो है भगवत धर्म को फैलाया। कृष्ण का पूजा को जो वृष्णि वंश के सतवत कुल के थे उनका पूजा इसमें आधार था वासुदेव के रूप में, ठीक है। और इस धर्म का सिद्धांत को कहा जाता था सतवत पद्धति योग। नारायण की पूजा पहले अलग होती थी और वासुदेव की पूजा अलग होती थी, क्लियर। बाद में इनका एकीकरण हो गया और इसके उल्लेख जो मिलते हैं घुसंडी अभिलेख में मिलते हैं, राजस्थान का मथुरा के मोरा अभिलेख में मिलता है कि वासुदेव और नारायण का पूजा जो है एक साथ किया जाता था।
उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नारायण के उपासक होते थे उन्हें पंचरात्रिक कहा जाता था। लकुलिस का जो शैव धर्म था, ठीक है, उस पाशुपत धर्म, उसके उपासक जो कहे जाते थे वह पंचार्सिक कहे जाते थे। और एक कपार्सिक वर्ड भी आएगा आगे चल करके, वो वास्तव में कौड़ी था। जो खुचड़ा रुपया आप आजकल देखते हैं, तो उस टाइप का खुचड़ा प्रयोग के लिए लोगों के द्वारा कौड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसे कपार्सिक कहा जाता है। कसारपन जो था मुद्रा था। क्लियर? ये चारों वर्ड्स में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा अगर एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर अवतारवाद भी आपका आया गुप्त काल में। तो यहाँ पर क्षेमेंद्र के द्वारा जो दशावतार संहिता लिखा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से बुद्ध भगवान को भी शामिल कर दिया गया, बुद्ध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से। इसके अलावा स्कंद गुप्त के काल में विष्णु के साथ लक्ष्मी को जोड़ दिया गया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको समझना है। सिर्फ विष्णु अब अकेले नहीं रहे, उनके साथ लक्ष्मी को भी या श्री को जोड़ दिया गया। बाद में पृथ्वी को वैष्णवी के रूप में भी जोड़ दिया गया, उनकी पत्नी के रूप में। ओके, और भागवत धर्म का जो ये था आपका मूल था ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। यही 3 रास्ते हैं जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इन सभी का कहीं ना कहीं से एक ही मूल बिंदु था कि आप अपने आप को, अपने समस्त इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। दूसरा जो शैव धर्म है, तो शैव धर्म में यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के काल में शिव के साथ पार्वती को जोड़ा गया। और मत्स्य पुराण में पहली बार लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। हालांकि लिंग पूजा जो है लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन पहली बार अगर उल्लेख की बात की जाए तो मत्स्य पुराण में। और दूसरा वामन पुराण में आपका शैव धर्म के चारों जो पार्ट्स मैंने बताए थे, जब ब्राह्मण धर्म का क्लास मैंने लिया था, वहाँ पर जो चारों पार्ट्स बताए थे वामन पुराण में पहली बार मिलता है। इसके अलावा सूर्य पूजा इस काल में मुख्य रूप से लोकप्रिय हुआ। चाहे कश्मीर का मर्तंड मंदिर हो, मुल्तान का सूर्य मंदिर हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, ये सारे के सारे, या महास्यात का सूर्य मंदिर हो बुलंदशहर का, ये सारे सूर्य मंदिर जो है इसी काल में निर्मित हुए। जैन धर्म में पर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं था। इसका कारण आपका है कि जो 2 संगीतियाँ हैं, ठीक है, एक आपका मथुरा का और दूसरा वैशाली का, ये दोनों गुप्त काल में ही आयोजित हुए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि संरक्षण दिया जाता था गुप्तों के द्वारा, लेकिन दमन भी नहीं किया जाता था। शाक्त पूजा विशेष रूप से बंगाल और असम में प्रचलित था। इस काल के धर्म में एक चीज़ आपका विशेष आपका मिलता है, लोकपाल, 4 लोकपाल देवताओं का विवरण, जो चारों दिशाओं के रक्षक थे। साउथ के यम, नॉर्थ के इंद्र, वेस्ट के वरुण और ईस्ट के कुबेर, धन के देवता। और वरुण बाद में मछुआरों के देवता बना दिए गए थे और नाम पड़ गया था तमिलनाडु में वरुणन। ठीक है, ये था धर्म के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। पहले स्थापत्य के बारे में जानते हैं। स्थापत्य का ऐसा विकास जो है बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ था, स्तूप गुहा से बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन इस काल में, और ऊपर से आपका चट्टान वगैरह काट करके ही पहले बनता था, लेकिन इस काल में प्रयास हुआ स्थापत्य का, मंदिरों के निर्माण का प्रयास हुआ। हालांकि मंदिरों में जो शिखर आप देखते हैं उसका अभाव पाया जाता था। देवगढ़ मंदिर में आपका जिस तरीके से मिलता है, ठीक है, लेकिन बहुत सुगढ़ नहीं कहा जा सकता है। मंदिरों की जो यहाँ पर एक समान विशेषता थी गुप्त काल की, ये चबूतरे पर बने हुए होते थे और चारों ओर सीढ़ी होते थे। ठीक है, कोई ऐसा मंदिर देखे होंगे तो कल्पना कीजिए, चारों ओर सीढ़ी बने होते थे। मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ कलश लिए हुए होती थीं। शंख चक्र वगैरह जमीन में डाल दिया जाता था। बाहर से अलंकृत काफ़ी होता था, जो अंदर मंडप होता था, यानी कि जो गर्भगृह होता है जहाँ पर कोई मूर्ति रहता है किसी भगवान का, उससे बाहर वाला जो बरंडा टाइप का होता है उसको मंडप बोलते हैं। तो मंडप में जो आपका ये सब रहता है, स्तंभ सब रहता है, वो भी अलंकृत था, लेकिन अंदर गर्भगृह के अंदर अलंकरण बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता था। एक आपका सामान्य विशेषता था। और कुछ मंदिरों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी ले लेना है कि कौन कौन मंदिर इस काल में बनाए गए थे। तो स्थापत्य कला का विशेषता और डिटेल इसका जो हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे। और संस्कृति के अंतर्गत ही आपका जो दूसरा सेक्शन आता है वह है मूर्तिकला। मूर्ति के लिए आपका मथुरा कला से काफ़ी प्रेरणा मिला गुप्त कला को, जिसका विस्तार हुआ मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र इत्यादि में। चित्रकला अजंता और बाघ, अजंता का जहाँ विषय था आपका लौकिक था, बकाटकों ने भी काफ़ी योगदान दिया चित्रकला में।
वहीं बाघ चित्रकला जो है उज्जैन के पास से एमपी में, उसका जो था लौकिक था, यानी कि आम जनता के जनजीवन से बने हुए चित्र थे। वहीं आपका अजंता में धार्मिक ज़्यादा पक्ष दिखता है। संस्कृति सेक्शन में हम लोग स्टडी करते हैं साहित्य का, ठीक है। साहित्य में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कला साहित्य आपका मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कालिदास की रचनाएँ, ठीक है। कालिदास के द्वारा कई रचनाएँ की गई, जिसमें ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ठीक है। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का बहुत सुंदर से विवरण दिया गया है। मेघदूतम में एक प्रेमातुर यक्ष का विवरण दिया गया है, एक यक्ष के प्रेम का विवरण दिया गया है। और कुमार संभवम में शिव और पार्वती के प्रेम का विवरण दिया गया है, साथ ही कार्तिकेय का जन्म का विवरण दिया गया है। और रघुवंशम में समुद्रगुप्त के विजयों की तुलना रामचंद्र के विजयों से कालिदास ने की है। इसके अलावा कालिदास के द्वारा 3 नाटक भी लिखे गए, ठीक है। उन 3 नाटकों का क्रम भी आता है, क्रम जो इसका आएगा MBA, ठीक है। इसका जो MBA सूत्र है इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि मालविका अग्निमित्र, विक्रमोवंशियम और अभिज्ञान शकुंतलम। मालविका अग्निमित्र की का चर्चा हो ही चुका है हमारे उत्तर काल में। उसमें मालविका और अग्निमित्र शुंग जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और उसके प्रेम कथा के बारे में दिया गया है। और विक्रमोवंशियम में राजा कोई विक्रम था, उसका उर्वशी के साथ प्रेम को दिखाया गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के विरह, प्रेम और विवाह के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये थे आपके कालिदास की रचनाएं। इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त का आपका यहाँ पर आया है। एक इम्पोर्टेंट आपका रचना जो इस काल का है, गुप्त काल का है, वो है मृच्छकटिकम, है ना। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर सारा अगर देखा जाए कि इसकी प्रकृति क्या थी रचनाओं की, तो स्पेशली यहाँ पर सुखांत होता था। कोई भी रचना था इस काल का, और भी बहुत सारी रचनाएं थीं, तो सुखांत होता था। और दूसरा, जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं, पात्र थे, उनको संस्कृत बुलवाया जाता था। और निम्न वर्ग के पात्र थे या स्त्रियां थीं, इनको क्या बुलाया जाता था, प्राकृत भाषा बुलवाया जाता था। लेकिन ये दुखांत और सुखांत का एक आपका अपोज मिलता है, अपवाद मिलता है, वो है मृच्छकटिकम। इसका अंत जो है दुखांत है, सुखांत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अभिलेखों की चर्चा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हो या सुधर्मन का वासुल वाला अभिलेख हो, मंदसौर वाला, ठीक है। तो उनकी भी कुछ चर्चा आप डाल सकते हैं साहित्य सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है मुख्य परीक्षा में। यहाँ पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ इस काल में ज्ञान विज्ञान का भी काफ़ी विकास हुआ, इसके लिए भी स्वर्ण काल कहा जाता है। और कई पुस्तकों की भी रचना की गई। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें एक शामिल थे धन्वंतरी, ठीक है। व्याकरण का रचना किया गया अमर सिंह के द्वारा अमर कोश के रूप में। हस्तायुर्वेद पालकाप्य के द्वारा रचना किया गया। नवनीतकम नामक के भी एक ग्रंथ जो मिलता है वो गुप्त काल से ही संबंधित है। अब चलिए गुप्त काल के अंतिम सेक्शन पर हम लोग आते हैं। गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, गुप्त काल में भूमि स्वामित्व के बारे में मनु कहते हैं जो भूमि को आबाद करता है वही स्वामी होता है। लेकिन फिर मनु और नारद दोनों कहते हैं कि वास्तव में राजा के आज्ञा से आबाद करने वाला भूस्वामी कहलाएगा, क्योंकि सारे भूमि का मालिक जो होता है राजा होता है, स्वामी जो होता है राजा होता है। देखिए, कई आधारों पर यहाँ पर कई तरह के भूमियों की भी चर्चा की गई है, ठीक है। जैसे रहने योग्य भूमि अगर है, जहाँ घर उर बना सकते हैं, वास्तु कहा जाता था। चारागाह भूमि को भूमि बोला जाता था, या फिर खेती के लिए जो भूमि होता था क्षेत्र बोला जाता था। जंगली भूमि को अपहृत सील बोला जाता था, और जो भूमि जोता नहीं जा सका था वो अपहृत बोला जाता था। इसी तरीके से और भी कई प्रकार आए हैं, जिसमें निवि धर्म, ठीक है। निवि धर्म का अर्थ होता है भूमि को अगर आपको दान मिला है, ठीक है, तो आप भूमि का यूज तो कर सकते हैं, उसके उत्पादों का यूज कर सकते हैं, लेकिन उस भूमि को बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। निवि धर्म क्षय एक वर्ड आता है। निवि धर्म क्षय यानी कि जो ये शर्त बंधा हुआ था उस ज़मीन के साथ कि आप खुद यूज कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, उसको क्षय कर देना यानी कि नष्ट कर देना, यानी कि फ्री कर देना ज़मीन को कि जिसको बेचना है बेचिए। अप्रदा निवि धर्म भी निवि धर्म ही था, आप किसी को नहीं दे सकते हैं लेकिन यूज कर सकते हैं। एक आपका आता है भूमि छिद्र न्याय, ठीक है।
भूमि छिद्र न्याय का अर्थ होता था कि आप जमीन का यूज कर सकते हैं, आपका भी जमीन हो, निविधर्म हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर भूमि के अंदर कोई गड़ा हुआ संपत्ति मिलता है तो उस पर किसका अधिकार होगा? वह राजा का अधिकार होगा। यही था भूमि छिद्र न्याय। इस काल में एक चीज विशेष रूप से याद कीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ वाणिज्यिक करों की संख्या जो है घटी और भूमि करों की संख्या बढ़ी। क्लियर? क्योंकि वाणिज्य व्यापार चरम पर पहुंचने के बाद जब डाउन होने लगे तो भूमि कर ही एक सहारा रह गया था। कर तो कई प्रकार के थे, नगद और आपका अनाज दोनों के रूप में लिया जाता था। जो नगद अनाज लिया जाता था उसको हिरण्य बोलते थे, और जो आपका अनाज के रूप में लिया जाता था उसको मेई बोलते थे, MEY, ठीक है, मेई बोलते थे। और जो मेई यानी कि अनाज के रूप में संग्रहण करने वाला अधिकारी था औद्रिंगिक था, और हिरण्य के रूप में यानी कि नगद संग्रहण करने वाला अधिकारी जो था वो हिरण्य सामुदायिक कहलाता था। इसके अलावा जो कुछ विशेष कर है जो आप ध्यान रखेंगे उसमें वैष्टिका का अर्थ होता है बेगारी लेना, यानी कि कोई ऋण लिया है नहीं चुका पा रहा है, गुलाम है, दास है, दास का चर्चा इस काल में आया है, 15 प्रकार का दास, तो उनसे वैष्टिका लिया जाता था। भत्त या भाट जो होता था वो पुलिस कर होता था। चाट जो होता था आपका लुटेरों से बचाने के लिए कर होता था। 10 अपराध वो आपका 10 अपराध के लिए दंड था। हलासन जो था हलदंड था, ठीक है, कितना हल से संबंधित कर था, कितना आप हल रखते हैं उसके अनुसार टैक्स ले, उदंग वगैरह था, ठीक है। उसके अलावा भाग और भोग था। भाग तो आपका समान कर था, भोग आपको विशेष रूप से राजा वगैरह को जब उपहार देते थे किसी वस्तु के रूप में उसे भोग कहा जाता था। इस काल में भूमि के मापन के संदर्भ में भी जानकारी मिली है, ठीक है। भूमि की मापन जो है निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप और आढ़फ जैसे मात्रकों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। यह आया है एग्जाम JPSC में भी आया है, निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप, आढ़फ क्या था, ठीक है। किसी को कम मत समझिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ सारा को एक लाइन से रट जाना है आपको, ठीक है। उसके अलावा भूमि दान की अगर बात की जाए तो किस तरीके से भूमि जो है दिया जाता था, तो आपने देखा सातवाहन काल में सबसे पहले भूमि दान की प्रथा शुरू हुई थी, लेकिन इस काल में थोड़ा सा चेंजिंग आया। ब्राह्मणों वगैरह को तो दिया ही जाता था, साथ ही वेतन के रूप में भी भूमि देने की प्रथा शुरू हुई इस काल में। क्लियर? ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान, भूमि सबसे पहले सातवाहन, वेतन के रूप में भूमि गुप्त काल। काल में सिंचाई की भी व्यवस्था की गई थी। जो रुद्रदामन बनाया था सुदर्शन झील, ठीक है, उसको चंद्रगुप्त सेकंड ने वो पंडित चक्रपालित के माध्यम से मरम्मती करवा दिया था, तो सिंचाई का एक अच्छा सा माध्यम था। और जो आप आज ट्रेंड आप देखते हैं जैसे बंगाल वगैरह, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस सब में चावल वगैरह है पूर्वी भारत में, ठीक है, इधर चावल है और इधर गेहूँ। उस समय भी यही ट्रेंड था, इधर गेहूँ था, इधर चावल ज़्यादा होता था। ह्वेनसांग ने खुद जानकारी दिया है। अगर गुप्त काल के व्यापार वाणिज्य की बात की जाए तो कहीं न कहीं से गुप्त काल में शुरुआती दौर में मौर्योत्तर काल की तरह ही ठीक ठाक व्यापार थे। जो प्रमुख बंदरगाह था भणौच था और ताम्रलिप्ति था, ठीक है। साउथ में नल्लोपत्तनम, पंडोपत्तनम, मंगलौर वगैरह, परती इत्यादि बंदरगाह थे। क्लियर? लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहते थे जैसा कि मौर्योत्तर काल में था, ठीक है, कुछ न कुछ डाउन हुआ था। इसका जो एक बहुत प्रमुख कारण था डाउन होने का, 550 ईस्वी में रोम के द्वारा चीन से रेशम बनाने की कला सीख ली गई थी, जिसके कारण जो पारगमन व्यापार भारत का था, जो मध्यस्थ के रूप में करता था, चीन से रेशम वगैरह, कच्चा रेशम, रेशम वस्त्र, ये सब लेकर के यूरोपियन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज को भेजा जाता था, वो रुक गया क्योंकि उन लोग खुद जान गए रेशम बनाने, रोमन लोग। तो फिर भारत की भूमिका स्वतः ही समाप्त हो गई। सिल्क रूट काफ़ी कार्यशील हो चुका था, ठीक है, जिसके कारण भारत का जो व्यापार था वो प्रभावित हुआ। ये सब जानकारी, जो भारतीय व्यापार के बारे में जानकारी कोस्मोस के द्वारा विशेष रूप से दिया जाता है गुप्त काल में भारतीय व्यापार का। इथोपिया जो अफ्रीका का कोस्टल कंट्रीज है, यानी कि अरब सागर में जो आपका निकला हुआ अफ्रीका है, उसी जगह इथोपिया है। इथोपिया से हाथी दांत मंगाया जाता था। अरब क्षेत्र उन्नत नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे गुप्तों के द्वारा, और ये उन्नत नस्ल के घोड़े मंगाने का दौर जो है पूरे मुगल काल तक रहा, जब तक घोड़ों का यूज
आपका युद्ध में किया जाता था। ये अरब क्षेत्र में उन्नत घोड़े का नस्ल जो होता था काफ़ी उन्नत होता था। भारत से वही मसाला वस्त्र वगैरह का निर्यात होता था। श्रीलंका जो था वो चमकीले मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य ठीक ठाक था, चरम पर पहुंचा, जैसा कि रोमिला थापर ने कहा, फिर डाउन होने लगा। इस काल में मुद्रा वगैरह का भी अच्छा खासा प्रयोग किया जाता था। यहाँ मुद्रा व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। पहले जो दो महत्वपूर्ण शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, उन्होंने दिनार जारी किया जो कुषाणों के आधार पर था। ठीक है, कुषाण मॉडल बोला जाता है। और फिर जो बाद के शासक हुए आपके चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड ने शक आधार पर चांदी के सिक्के जारी किए। तो पहला दो शासक कुषाणों के आधार पर, ठीक है, सोने का दिनार। फिर शक के आधार पर कौन पहली बार जारी किया? तो आपका जारी किया चंद्रगुप्त सेकेंड। अब भारतीय मॉडल पर कसारपन सिक्का पहली बार जारी किया, वह था स्कंदगुप्त। तो भारतीय मॉडल पर पहला सिक्का जारी करने वाला कौन था? स्कंदगुप्त। लेकिन क्रमवार रूप से अगर देखिए तो वहाँ भी मैंने बताया था इंडो ग्रीक में 134 ग्रेन में सोना था, तो फिर कुषाण 124 में आ गया। तो उसी ढंग से यहाँ पर भी सोने की मात्रा जो है, सोने की मात्रा आपका डाउन हो रही थी। जैसे जैसे राजा का जो है पीढ़ी आगे बढ़ रहा था, सोना का मात्रा जो है कमी होता जा रहा था। इसका ध्यान रखिएगा। फाहियान जानकारी देता है कपार्सिक का प्रयोग होता था। ठीक है, कपार्सिक कौड़ी होता था जो समान लेन देन में खुचरा पैसा के रूप में प्रयोग होता था। तो ये था आपका गुप्त काल। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ से देखिए, पहला तो स्रोत से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कौन सा अभिलेख किसका है, ठीक है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति किसका है, या फिर महरौली का चंद्र लौह स्तंभ किसका है। दूसरा सुमेलित करने को दिया जा सकता है। दूसरा जो आपका आ सकता है कि कालिदास के पुस्तकों का क्रम पूछा जा सकता है, साहित्य से भी प्रश्न बन सकता है, ओके। या फिर चीनी यात्रियों के आने का क्रम पूछ सकता है, फाहियान, इत्सिंग और हुइत्संग का। इसके अलावा पहले संस्थापक पूछे जा सकते हैं कि कौन संस्थापक हैं और कौन वास्तविक संस्थापक हैं। इसके अलावा जो उपाधियों से संबंधित, महाराज का उपाधि किसने लिया था, महाराजा धीराज का उपाधि किसने लिया था, और जो गुप्त संबत है वो किसने चलाया था। उसके अलावा कुमार देवी से किसका विवाह हुआ था, और सोने के सिक्के जो थे उसके चंद्रगुप्त प्रथम के, उस पर उन्होंने क्या खुदवाया था। क्लियर। उसके अलावा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। हरिसेन जो उसके रचयिता हैं, वहाँ से आपका प्रश्न रहता है भारत का नेपोलियन वीणावादक किसे कहा जाता है, और अश्वमेघ यज्ञ कौन किया था गुप्त शासकों में, और इसके जो 5 चरण थे, पांचों चरण में किस किस चरण में किसको पराजित किया है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। मेघवर्मन जो श्रीलंका का शासक था, उसने कहाँ पर अनुमति मानी थी, या मेघवर्मन का नाम भी पूछ सकता है, या वसुबंध का भी नाम पूछ सकता है जो बौद्ध संत थे जिससे समुद्रगुप्त ने संरक्षित किया था। और जहाँ तक चंद्रगुप्त सेकेंड का बात है तो उसके उपाधि के बारे में पूछी जा सकती है क्वेश्चन, उसके स्तंभलेख के बारे में, उसके संधि विग्रह के बारे में पूछी जा सकती है जो वीरसेन था। उदयगिरी में जो उसने मंदिर बनाया था उससे संदर्भ में क्वेश्चन रह सकता है। उसके आगे जो कुमार गुप्त है उसके काल में किसका आक्रमण हुआ था, और स्कंदगुप्त से जो प्रश्न आपका बनता है वह उसका कार्यकाल का बन सकता है, ठीक है, कब से कब तक वह गद्दी पर बैठा था, किस विदेशी आक्रमणकारी को उसने पराजित किया था। उसके अलावा जो भारतीय मॉडल अपनाया था सिक्का में, जो अब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो सिक्का से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने उपाधियों को और संबंधित राजाओं के समय किसका आक्रमण हुआ अथवा किसका दमन किया राजाओं ने, उससे संबंधित एक अलग तरीके से उसे मैंने दे दिया है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। राजत्व सिद्धांत से प्रश्न रह सकते हैं, क्या क्या उपाधि इन लोग लेते थे, ठीक है, किन किन देवताओं से तुलना अपनी करते थे। प्रशासन के अधिकारियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विशेष रूप से विनय स्थिति स्थापक, आपका एक जो है संधि विग्राहक, प्रतिहार, महाप्रतिहार, महासुपति, महापिलपति इत्यादि से
आपका प्रश्न रह सकता है। इसके अलावा जो नीचे के स्तर की प्रांत हुआ, विषय हुआ, ग्राम समूह पेट हुआ, वहाँ से भी प्रश्न पूरे बनते हैं। दंड व्यवस्था से आ सकता है, जो पहली बार विभाजित किया गया था दीवानी फौजदारी में, आर्थिक दंड यहाँ ज़्यादा प्रभावित था, मृत्यु दंड था या नहीं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ब्राह्मणों से संबंधित प्रश्न, क्षत्रियों से संबंधित प्रश्न, मनु ने क्या कहा था, 10 वर्षीय श्रेष्ठ है ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से, वहाँ से आपका प्रश्न एक बन रहा। उसके अलावा वैश्यों से उन पर क्या क्या निषेध था, क्या क्या चीज़ का वह व्यापार नहीं कर सकते थे, शूद्रों को क्या अधिकार था, क्या नहीं था, क्या कौन कौन से ग्रंथ हुए पढ़ सकते थे, कौन से यज्ञ कर सकते थे, यहाँ से आपके प्रश्न भी बनते हैं। नई नई जातियों का कौन कौन सा उदय हुआ था गुप्त काल में, ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कायस्थ के बारे में कौन से पुस्तक में, कौन से ग्रंथ में पहली बार कायस्थ शब्द का और पहली बार कायस्थ जाति के रूप में प्रयोग हुआ है। चंडाल डोम चमार के सिचुएशन स्टेटस के बारे में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और दास कितने प्रकार के होते थे नारद के अनुसार, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की यहाँ पर संभावना है, ठीक है। चाहे आपका यहाँ पर उन पर किस किस तरह के प्रतिबंध आरोपित थे, विधवा विवाह, बाल विवाह, वहाँ से आपके प्रश्न रह सकते हैं। इसके अलावा देवदासी प्रथा, सती प्रथा, पर्दा पर वैश्यावृत्ति इत्यादि से प्रश्न बनते हैं। गुप्तकालीन धर्म में आपका भागवत धर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सतवत पद्धति योग से पूछा जा सकता है। नारायण और वासुदेव के एकीकरण का सबूत, साक्ष्य किन किन अभिलेखों, किन किन स्थानों से मिलता है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बुद्ध को किसने शामिल किया 10 अवतार में, वह भी एक आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। नारायण के उपासकों को क्या कहा जाता था, वहाँ से आपका प्रश्न बनता है। और विष्णु और लक्ष्मी को आपस में कब जोड़ दिया गया, पति पत्नी के रूप में, किस शासन के, स्कंदगुप्त के शासनकाल में जोड़ा गया था ना, वहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग राजाओं के द्वारा किस ढंग से भागवत धर्म को प्रोत्साहित किया गया था, तो उसके जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे परम भागवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा अपने सिक्के पर लिखवाया गया था, या फिर गरुड़ की प्रतिमा चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलती है, या फिर स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में वासुदेव कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो इस ढंग से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और शैव मत का जहाँ तक बात है, तो लिंग पूजा का सबसे पहले प्रचलन कहाँ हुआ था और किस पुराण में, लिंग पूजा का सबसे पहले प्रचलन किस पुराण में दिया गया है, और किस पुराण में दिया गया है कि शैव धर्म के 4 भाग हैं। शैव धर्म के 4 भागों के बारे में डिटेल जो है ब्राह्मण धर्म वाले वीडियो में देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, पाशुपत धर्म जो लकुलिस ने चलाया था, उसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। शिव की पत्नी के रूप में, ठीक है, पार्वती किसके काल में जो है प्रचलित हुई, ठीक है, ये चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपका जो मंदिर, सूर्य मंदिर से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, जो अलग अलग मंदिर हैं, ठीक है, जो मंदिरों के बारे में मैंने बताया कहाँ मंदिर हैं, सुमेलित करने को आ सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की कौन कौन सी संगीतियाँ इस काल में हुई थी, और शक्ति पूजा किन किन राज्यों में प्रचलित था, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और लोकपाल देवताओं के नाम या फिर दिशा के साथ सुमेलित करने को प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चलिए गुप्तकालीन कला और साहित्य से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो मंदिर के बारे में जो मैंने विशेषता बताया, चबूतरा वगैरह हुआ या गंगा यमुना का प्रतिमा, अलंकरण, मंडप, रथ वगैरह है ना, तो स्टेटमेंट देख करके कौन गलत है कौन सही है पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मंदिरों के बहुत सारे, भुमरा मंदिर हो गया या नगदा का मंदिर हो गया, नचनी कुठार हो गया, सिरपुर हुआ, जो भी मंदिर आप देख रहे हैं, इन सारे मंदिरों को सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है कि मंदिर कहाँ है। दूसरा, सुमेलित करने को आ सकता है। तीसरा, इन सारे मंदिरों का नाम एक तरफ दिया जा सकता है, दूसरी ओर भगवान का नाम दिया जा सकता है कि इसको सुमेलित कीजिए, किस भगवान से रिलेटेड जो है ये मंदिर है। उसके अलावा मूर्तिकला की अगर बात की जाए तो किस आधार पर गुप्त मूर्तिकला है, ठीक है, तो मथुरा मॉडल पर है, कहाँ कहाँ पाया गया है, मथुरा, सारनाथ, पटना वगैरह में। उसके अलावा अगर एक आपका चित्रकला से यहाँ प्रश्न बनता है
चित्रकला में आप जानते हैं कि एक अजंता है और दूसरा आपका बाघ है, बाघ उज्जैन के पास है, मैं MP में। तो कौन सा लौकिक है और कौन सा धार्मिक है, इसको एकदम स्ट्रॉन्ग रखिएगा। उसके अलावा जो प्रश्न आपका बनता है यहाँ से समुद्रगुप्त वाला है ना, समुद्रगुप्त वीणावादक था। और यहाँ साहित्य से जो आपका प्रश्न बनता है, चूँकि पुराणों का संकलन गुप्त काल में ही अंतिम रूप से किया गया, तो कौन किए थे उसको लोहमर शुक्र को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। और कालिदास की रचनाओं से तो प्रश्न बनते ही हैं कि रघुवंशम में क्या है, या फिर आपका मेघदूत में क्या है, कुमार संभवम में क्या है, जो भी मैंने बताया। तो तरह तरह से प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन जो नाटक है MBA जो मैंने सूत्र बताया है वो क्रम के अनुसार आते हैं, इसके लिए आप लोग को सावधान रखना है। MBA को एकदम ध्यान रखिएगा, उसके अंदर क्या है वहाँ से भी प्रश्न बनते ही हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन साहित्य की विशेषताओं से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। जैसे सुखांत था, लेकिन दुखांत कौन था वो भी याद रखिएगा। संस्कृत बोलते थे उच्च वर्ग के लोग, महिलाएं और निम्न वर्ग के लोग जो नाटक में भी भाग लेते थे उन लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। इसको करना है। देवी चंद्रगुप्तम से प्रश्न बन सकता है, अलग अलग अभिलेखों से प्रश्न बन सकता है। साहित्य सेक्शन में अगर देखें तो ज्ञान विज्ञान काफ़ी डेवलप था, इसलिए तो स्वर्ण काल कहा जाता है। आर्यभट्ट से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, ब्राह्मण से बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा आयुर्वेद के कई ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों से भी प्रश्न बन सकते हैं। धन्वंतरी से प्रश्न बन सकते हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक था। और अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। भूस्वामी से रिलेटेड आ सकते हैं और वास्तु भूमि क्षेत्र सील अपरहत, ठीक है। जो नहीं जोता जाता था भूमि सील होता था, और जो जोती गई जंगल भूमि होता था, नहीं जोती गई जंगल भूमि, वो अपरहत होता था। तो ये सब सेक्शन को सुमेलित करने को दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। निविधर्म, अच्छे निविधर्म, भूमि क्षेत्र न्याय, प्रदा निविधर्म से भी आपके प्रश्न बनते हैं। गुप्त काल में जो कौन से कर ज़्यादा बढ़े थे, भूमि कर, वाणिज्य कर घटे थे, वहाँ से आपका प्रश्न बनता है। उसके अलावा टैक्सेशन से बन सकता है, नगद कर को क्या कहा जाता था, या फिर उसके कलेक्टर कौन थे, अधिकारी का नाम क्या था, अनाज के रूप में जो दिया जाता था उससे संबंधित करों को क्या कहा जाता था। उसके अलावा भोग, भाग, प्रणय, चाट, भट्ट भट्ट, दशअपराध और हलदंड, ये सब जो कुछ है प्रश्न, एक वैष्टिका, ठीक है, इस सब से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। भूमिदान से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। यहाँ वेतन के रूप में दिया गया था और सातवाहन में भूमि वेतन के रूप में वहाँ पर नहीं दिया गया था, भूमि के नाप से, ठीक है। यहाँ पर कुल्याबाप, द्रोणबाप, पाढ़वाप और निवर्तन, ये JPSC में आ भी चुका है। उसके अलावा जूनागढ़ का जो आपका सुदर्शन झील है उससे रिलेटेड प्रश्न तो टारगेट में रहता ही है प्रीलिम्स में। और व्यापार वाणिज्य से प्रश्न बन सकता है। कोस्मोस का नाम को अच्छी तरह से गुप्त काल के आप लोग याद रखिएगा। बंदरगाहों का नाम जो है, ठीक है, ताम्रलिप्ति और भ्रंश, साउथ में जो पल्लोपंडम, नल्लोपत्तनम, पंडोपत्तनम, ठीक है, इस सारा को अच्छी तरह से याद रखना है। और फाहियान के कुछ विवरण हैं, रोमिला थापर के स्टेटमेंट्स हैं, उसको क्लियर रखिएगा। मध्य एशिया से क्या मंगाता था, इथोपिया से क्या मंगाता था भारत, चीन से कब सीख लिया था रोमनों ने रेशम बनाने की कला, जिससे भारत का व्यापार जो है प्रभावित हुआ। तो इन सारे सेक्शन पर आपको कमांड रखना है। सिक्कों से रिलेटेड जो मैंने कंसेप्ट समझाया है कि पहले जो शासक थे वो किस मॉडल में थे, फिर चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन सा मॉडल बना, स्कंदगुप्त के समय किस मॉडल पर सिक्के जारी किए गए, और एक जो लास्ट में आपका है कि कौन से धातु का प्रयोग होता था सिक्कों बनाने के लिए, तो सातवाहनों ने सीसा का जो धातु का प्रयोग सिक्का के लिए यूज किया था वो इस काल में जारी रहा। कपारसिक के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा खुचड़े पैसे के लिए, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न जो हैं आपके इस काल से बनते हैं, ठीक है। आशा है कि गुप्त काल आपका अब अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस क्लास को करने के बाद मेहनत कीजिए, मेहनत के सिवा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। गाइड आजकल पढ़ लीजिएगा तो सिविल सेवा में 50, 55, 60 मैक्सिमम बना पाइएगा, और कट ऑफ 70% होता है विदाउट नेगेटिव मार्किंग वाले सेक्शन में, ठीक है। अब तो नेगेटिव मार्किंग में भी 70% जाने लगे हैं, ठीक है। इसलिए मेहनत तो आपको करना होगा ही। इसके बाद एक क्लास और होगा उत्तर गुप्त काल, फिर एंशिएंट खत्म होगा और हम लोग प्रवेश करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। जो भी नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।